हैं आप। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से जो आपके जो चार भाग हैं, भूगोल है, इतिहास है और आपका नागरिक शास्त्र, और चौथा पार्ट जो है वो अर्थशास्त्र। तो अभी मैंने जो वीडियो बनाया है, भूगोल का भी बना लिया, अध्याय 1 समाप्त हो गया, इतिहास से 2, नागरिक शास्त्र से 2। अब हम अर्थशास्त्र का पहला वाला अध्याय जो है, जो आपकी बुक में एक साथ दिया है, इसलिए अध्याय 15 है जिसका अध्ययन करेंगे। और इसका नाम क्या है? आर्थिक विकास और नियोजन। चूंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें आर्थिक बातें ही पढ़ेंगे, तो आर्थिक विकास और नियोजन इस पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। बड़ी आसानी से, बड़ी सरल भाषा में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सब चीजें समझा सकूं। ठीक है? वैसे भी अर्थ तो सबको समझ में आता है, जब पैसे की बात होती है उसको सबको समझ में आती है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा। यानी ये जो विकास है वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास और नियोजन। तो विकास क्या है? हम किसको विकास माने? ये कौन से पैमाना है, कौन सा एक क्राइटेरिया है कि जिस पे जाके हम माने कि हाँ ये विकास है। ठीक है? तो वो अवधारणा कहाँ से आई, कैसे आई? तो प्रारंभ से, प्राचीन काल से ही भारत को जो है बहुत समृद्ध था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि विभिन्न जो आक्रांता थे विभिन्न देशों के, वो हमारे भारत में आए और इसको लूट कर ले गए और कंगाल करके छोड़ गए। तो चूंकि समृद्ध था, बहुत धन था हमारे पास, काफ़ी अच्छे मूल्य थे, संस्कृति थी, और उसको जो है काफ़ी क्षति पहुंची। तो वो हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में ये बहुत समृद्ध था। और इसका वर्णन कहाँ है? कैसे हम जान सकते हैं कि ये समृद्ध था? वेदों में इसका वर्णन है। वेद पुराण जो है हमारे ग्रंथ हैं प्राचीन, और कौटिल्य जो थे उन्होंने जो अर्थशास्त्र पूरी एक बुक लिखी है ना। हालांकि वो राजनीति शास्त्र के ऊपर पूरा अध्याय था, पर अर्थशास्त्र उसका नाम था। उसमें हम इसके बारे में वर्णन उन्होंने बताया है कि कैसे भारत की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कितनी समृद्ध थी, और कैसे कैसे सारे काम होते थे, व्यापार कौन कौन से होते थे, कृषि में क्या क्या उत्पादन का, वो साधन का, सारी चीजें। ठीक है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वेदों में, पुराणों में हम इसकी जानकारी पाते हैं, और ये हमें समझ में आता है कि भारत पहले कितना समृद्ध था, कितना विकसित था। तो जब विकास की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से ही नहीं, बौद्धिक रूप से हमारे यहाँ जो तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो वैचारिक रूप से भी हम बहुत समृद्ध थे, है ना। धर्मगुरु कहा जाता था, धर्म से भी हम आध्यात्म में बहुत आगे थे। और उस समय हड़प्पा सभ्यता जैसे समय में भी भारत में जो है समुद्री व्यापार होता था, विदेशों से व्यापार होता था, और उस समय नगरीय सभ्यता थी। तो जब ये सारी चीज़ें थी, यानी हम प्रचुर मात्रा में पहले से ही समृद्ध थे, ऐसा अनुमान हमें पता चलता है हमारी प्राचीन सभ्यता को जानकर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो भारत में जो प्राचीन अवधारणा थी, प्राचीन काल में जो विकास की अवधारणा थी, उसमें न केवल वस्तुओं को, न केवल संपत्ति को, वरन विचारों को और मूल्यों को भी समाहित किया जाता था। सिर्फ अर्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि जीवन मूल्यों के भी हम बहुत सशक्त पैरोकार करते थे कि सिर्फ व्यक्ति के पास धन नहीं होना चाहिए, उसके पास अच्छे संस्कार भी होने चाहिए, अच्छे विचार भी होने चाहिए, उसके अच्छे सिद्धांत और आदर्श भी होने चाहिए। तो भारत प्रारंभ से ही अर्थ के साथ साथ विचार, मूल्य और आध्यात्म को भी बराबर से महत्व देता रहा। तो आइए कुछ लोगों की हम बातें करते हैं जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने अपने रूप में अवधारणा को समझाया है। पहली अवधारणा जो है, फ्रांस के जो विचारक थे, जो व्यापारी वर्ग के जो विचारक थे, उनका कहना था कि सोने चांदी से विकास को वो तौलते थे। यानी सोने चांदी हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, इकट्ठा कर लिया, तो हमने विकास प्राप्त कर लिया। ठीक है? ये फ्रांस के विचारक ऐसा मानते थे। दूसरा है एडम स्मिथ, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, सभी ने उनका नाम सुना होगा, आप आगे चल के नहीं भी सुना है तो सुनेंगे। एडम स्मिथ का विचार था कि देश में वस्तु और सेवाओं में वृद्धि हो जाती है तो हम जानते हैं कि विकास की स्थापना हो गई। यानी वस्तु और सेवाओं में जब वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको विकास से तौलते हैं। कौन? एडम स्मिथ। उधर कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी विचारक थे चूंकि, तो वो कहते हैं कि यदि किसी देश में समाजवाद की स्थापना हो जाती है तो माना जाता है कि उस देश में विकास हो गया है। ये समाजवादी विचारक थे। अगले हैं, इन सब से उलट जो है, J.S. मिल जो थे, उन्होंने कहा है कि लोक कल्याण व विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत की स्थापना को इन्हें आधार माना। यानी सहकारिता का जो सिद्धांत है उसको अगर किसी देश ने मान लिया है, उसकी स्थापना कर ली है, तो एक लोक कल्याणकारी और विकास के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगली जो हम बात करते हैं वो है अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, भारतीय है ये, है ना। ये
कल्याण को विशेष महत्व दिया है इन्होंने, यानी जो ऐसा देश जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाए जिससे आम आदमी को, आम नागरिकों को भी लाभ मिले। आर्थिक कल्याण कैसे, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, सबको रोजगार हो गया, समान कार्य समान वेतन मिलता हो, हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी हो, ये सब चीज़ें अगर हैं तो विकास माना जाएगा कि वो देश एक विकास स्तर प्राप्त कर चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये इसको हमने और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं कि ये विकास है, ये विकास है, ये विकास है, सबके अपने परिणाम। पर हम कुछ लक्षणों की अभी बात करेंगे कि विकास हम किसको माने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास कोई एक किसी समय, पर्टिकुलर समय पे प्राप्त की गई प्रक्रिया नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आज हमने विकास कर लिया तो हम विकासशील राष्ट्र हो गए। ऐसा भी देखने में आया है, जो पहले बहुत बड़े बड़े राष्ट्र थे वो आज नीचे आए हैं, और कुछ बहुत छोटे राष्ट्र थे वो बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अब आ गए। तो ये कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं है, किसी समय विशेष की प्रक्रिया नहीं है, वरन एक सतत प्रक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं लक्षणों की, तो आर्थिक विकास के जो लक्षण हैं वो पहला है सतत प्रक्रिया, अर्थात ये कोई ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र ने एक बार इस साल बहुत अच्छी कमाई हो गई, उसकी जीडीपी बहुत बढ़ गई और तो उन्नति कर ली तो वो विकसित हो गई। एक सतत प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। ठीक है, दूसरा जो लक्षण है वो है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कैसे जानेंगे हम कि कोई राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र हो गया, उसने आर्थिक विकास प्राप्त कर लिया, तो उस राष्ट्र के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए और उस पूरे राष्ट्र की आय में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। और लोगों की आय बढ़ रही है पर राष्ट्रीय आय घट रही है तो उसको विकास नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय आय बहुत है लेकिन प्रति व्यक्ति आय गरीबी में व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है तो वो भी विकसित राष्ट्र नहीं माना जाएगा, है ना। तो दोनों की, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों जब बढ़ती हैं तो माना जाता है कि यहाँ पर विकास हो गया है। अगला जो बात करते हैं वो है दीर्घकालीन प्रक्रिया, यानी ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कोई एक दो दिन में प्राप्त कर ली जाए कि विकास एकदम से हमने पा लिया। हम भारत की बात करते हैं तो 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए थे तो बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे, हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी जिनको हमें प्राप्त करना था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में बहुत खराब स्थिति थी, उद्योगों के बारे में। तो और ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या थी वो कृषि के ऊपर निर्भर थी, कृषि सीमित थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो एक बड़ा चुनौतियाँ थी भारत के सामने। तो हमने समय समय पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर जैसी जैसी आवश्यकता, जैसे प्रथम में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, तो द्वितीय में हमने देखा कि जब खाद्यान्न की थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति हो गई 5 साल में, तो हमने फिर औद्योगिकरण को कि भाई सिर्फ उससे नहीं होता, औद्योगिकरण जब होगा तो फिर विकास होगा। तो दूसरी जो योजना थी पंचवर्षीय हमारी, उसमें औद्योगिकरण को बहुत बल दिया गया था, जिसको महान लेनोविस मॉडल के नाम से जाना जाता है, और उद्योगों की बाढ़ सी आती। तो इस तरह से हम देखते हैं जब जब जैसी आवश्यकताएं सिरे सिरे, जब हम एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे की तरफ बढ़ते। मेन रूप से मूल उद्देश्य पहले जो आवश्यक होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से बढ़ते हम जो है आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि भारत आज विश्व की एक बहुत अच्छी ताकत है, अच्छी अर्थव्यवस्था है, हम एक अच्छे स्तर पर आ गए हैं, ऐसा हम अभी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कितने साल, 70-72 साल में जाके हमको ये प्राप्त हुआ है, कोई एक साल की ये बात नहीं है ना। 72-73 साल हमको लग गए ये स्थिति में पहुँचने में अभी, और फिर भी हम अभी चूँकि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है संसाधनों की अपेक्षा, तो अभी भी इसमें प्रक्रिया में जो है हम अभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है, विकासशील में ही है। विकासशील अर्थात जो विकास की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि दीर्घकालीन प्रक्रिया है। फिर संसाधनों का समुचित विदोहन। तो अब आप देखो संसाधन क्या है, तो भूगोल के अध्याय 1 में मैंने आपको पढ़ाया था संसाधन, भारत में संसाधन 1, अभी भारत में संसाधन 2 बाकी है आपके लिए। संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए, उसके लिए आवश्यक हों, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में या राष्ट्र के जीवन स्तर को, राष्ट्र के विकास को ऊपर उठाने में जो सहयोग करें। और वो चीज़ें प्रकृति से पाई जाती हैं और उसमें व्यक्ति क्या है, अपना बुद्धि बल के द्वारा उनको उपयोग करता है और अपना विकास करता है। तो संसाधन कौन कौन से होगा, अपने हवा है, पानी है, ऊर्जा है, सूर्य की रोशनी है। ठीक है, खनिज संसाधन है, जैसे हमारा जो भूगर्भ क्षेत्र है उसमें अमूल्य खनिज संसाधन है जो प्रचुर मात्रा में है, कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, सोना चांदी है, ये सब क्या है, संसाधन है। जल एक बहुत बड़ा संसाधन है ना।
मृदा मिट्टी जो है वो, तो इस तरह से इवन मानव भी संसाधन है। आज वर्तमान में जो कार्य श्रम का बहुत बड़ा मूल्य है, लोग कार्य कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या ऐसे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये भी मैं भी एक संसाधन हूँ। मेरा श्रम, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, इन सब का उपयोग करके मैं आपको अपने देश के नागरिकों को शिक्षित करने में योगदान दे रही हूँ, तो मैं भी एक संसाधन के रूप में, ठीक है। तो मानव भी एक बहुत बड़ा संसाधन है विकास के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि संसाधनों का समुचित विदोहन, यानी प्रॉपर तरीके से। कोई राष्ट्र, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम उन्हें यूज करना नहीं जानते। जब तक यूज करना नहीं जानोगे आप, तब तक आप कैसे उनको करोगे। हमारे पास बंदूक है, गन है, कोई हम पर मारने आया और हमें चलाना ही नहीं आता, तो फिर हम कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास सब कुछ है पर उसका समुचित विदोहन, हमें प्रॉपर तरीके से उनका विदोहन करना आना चाहिए, लेकिन समुचित, अनुचित नहीं। अनुचित क्या होता है, अंधाधुंध हमने पेड़ों की कटाई कर दी और शहर बसा दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो इससे क्या हुआ, इधर विकास तो दिख रहा है लेकिन उधर फिर से हम एक दूसरे पक्ष जो उसका नेगेटिव है वो उसका सामना कर रहे हैं, प्रदूषण को झेल रहे हैं, अवस्था की स्थिति आ रही है ना, गर्मी बढ़ रही है, तापक्रम बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। तो समुचित विदोहन होना चाहिए, अनुचित नहीं। तो संसाधनों का, जल है, जल को हम बांध बना देंगे, आगे बहने नहीं देंगे, या नदियों के स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों से बैलेंस खत्म होगा, है ना, संतुलन बिगड़ेगा और उसका एक दूसरा पक्ष जो नकारात्मक है वो हमें सामने करना पड़ेगा। एक पक्ष बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, समुचित विदोहन, ठीक है। और अगला है जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति, अर्थात व्यक्ति का सिर्फ ये नहीं कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई, प्रति व्यक्ति आ जाए, पूरे जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। यानी हमारा जो स्तर है रहन सहन का, खान पान का, है ना, स्वास्थ्य का जो स्तर, पहले होता था ना कि एक टारगेट था, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी भारत में, अब वो कम हो गई 3000 पर। शिशु मृत्यु दर, यानी जो बच्चे पैदा होते थे उसमें 1000 पर कितने सारे मर जाते थे, उसमें कमी आई है। तो ये सब टारगेट कर करके अचीव किया है ना, स्वास्थ्य सेवाओं को हमने बढ़ाया है जब ये चीज़ें पाई हैं। तो मृत्यु दर, औसत आय जो पहले थी उसमें बढ़ोतरी हुई है ना, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है तो लोग अब कम उम्र में नहीं मरते हैं। हालांकि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं लेकिन फिर भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण हम जो है लंबे समय तक जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि व्यक्ति का जीवन स्तर और कल्याण, कल्याण, समाज कल्याण में क्या होता है, जैसे जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमजोर वर्ग जो है समाज का, ऐसा नहीं कि अच्छा ये व्यक्ति उन्नति करता रहे एक बार और दूसरा नीचे रसतल हो जाए। तो एक समाज कल्याण के लिए भी कार्य होना जरूरी है, जो कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय है, ये सभी को बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनी और निर्धन के बीच में जो धनी है वो बहुत आगे बढ़े और निर्धन की आवाज़ बिल्कुल दब जाए। तो ये सारी चीज़ें समाज कल्याण के अंतर्गत आती हैं। हमारा शिक्षा है जो हम देख रहे हैं ना, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा है, स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताल जो इतने बड़े बड़े आधुनिक तकनीकी के खुल गए हैं, उच्च प्रशिक्षित उनमें से वो हैं डॉक्टर्स, तो लेकिन वो फ्री हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है समाज कल्याण के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो हैं इसके विकास के लिए, कुछ लक्षण हैं। अगर सभी राष्ट्रों में ये, किसी राष्ट्र में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और उनको देख के हम कहेंगे कि नहीं, सतत प्रक्रिया चल रही है, किसी देश ने लगातार एक ग्रोथ अपनी रेट बना रखी है और उसकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों में काफ़ी अच्छा बैलेंस से चल रहा है और लंबे समय से, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हुआ है, 1-2 साल की, लंबे समय के लिए वो चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा संसाधनों का वो प्रॉपर अपना विदोहन कर रहे हैं और जीवन स्तर भी, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का अच्छा है। जैसे कि हम देखते हैं विकसित राष्ट्रों में होता है कि वहाँ शिक्षा की कोई टेंशन नहीं होती व्यक्तियों के साथ, की उसका अच्छा मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो ये सब क्या है कि एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये राष्ट्र भारत अग्रसर है। हालांकि अभी वहाँ पूरी तरह नहीं कह सकते कि हम पहुँचे हैं, पर हम आगे बढ़ रहे हैं नियोजन के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाकर अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है पूरी कर चुकी हैं और अभी अगली शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति